हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीफार्म थर्ड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी के थर्ड यूनिट में हम ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें ब्लड के बारे में जानकारी लेंगे कि ब्लड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा हमारे पास प्रोटीन्स उसमें पाए जाते हैं और जो उसके प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो उसके सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे ब्लड के, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स। तो ब्लड के बारे में हमको सभी को पता है कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके साथ क्या करता है, एक कनेक्टिविटी मेंटेन करता है। और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, हार्ट तक लेके आता है और ऑक्सीजन को हार्ट से पर्टिकुलर टिश्यू, पर्टिकुलर ऑर्गन तक ले जाता है, जिससे आपका ऑर्गन क्या कर सकता है, सर्वाइव करता है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन 7 to 9% ऑफ बॉडी वेट। तो देखा जाए तो 7 से 9% जो आपका बॉडी वेट रहता है, मेनली उसमें हमारा ब्लड रहता है। The amount of blood contained by a healthy individual is about 4.5 to 5.5 लीटर। तो अगर हमारा जो ब्लड कंटेंट रहता है हमारे बॉडी में, वो 4.5 से 5.5 लीटर के अराउंड आपके बॉडी के अंदर रहेगा। ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2। तो ब्लड का मेन रोल हमारा क्या रहता है, एक तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को जो रहेगा वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक ले जाना और CO2 को उस ऑर्गन से हार्ट तक लेके आना। फिर इसको क्या करता है, फिल्ट्रेशन। फिर CO2 क्या हो जाएगा आपका, बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन CO2 बाहर रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा हम इनहेल करेंगे। तो अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो कैरीड बाय ब्लड। और कुछ अदर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हमारे सेल को, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उनके लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए बहुत जरूरी है, उनको जरूरत पड़ती है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन को। तो वहां पर भी ये काम करता है, वहां पर भी न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, कैरी करता है। तो अगर बात करेंगे हम आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स, तो अगर कंपोजिशन कहते हैं ब्लड्स में, तो ब्लड का कंपोजिशन आरबीसी तो रहेगा ही, जिसमें रेड ब्लड सेल्स रहेंगे, प्लाज्मा रहेगा। और प्लाज्मा में अगर आपका, हम जो हमारे पास जो अगर हम जैसे सेपरेट करते हैं आरबीसीज और आरबीसीज को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हमारे पास आरबीसीज क्या रहेंगी, नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और ऊपर जो हमको सुपरनेटेड मिलता है वो प्लाज्मा मिलता है। अगर हम उस प्लाज्मा में से हम क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हैं, तो वो हमारा सीरम हमको अवेलेबल हो जाता है। तो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर हमारे क्या क्या चीजें रहेंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहेंगे, प्रोटीन रहेगा, सीरम रहेगा, ठीक है, और आपका क्लॉटिंग फैक्टर रहेगा। क्लॉटिंग जैसे आपका फिब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, और ये फाइनली जो होता है हमारा फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा कंपोजिशन रहता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ब्लड कंटेन 90% ऑफ वाटर। तो 90% इसमें पानी रहता है। एंड द टू मेन कंटेंट्स ऑफ ब्लड आर, और दो मेन कंटेंट्स आपके जो ब्लड के रहते हैं वो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ये मेन कंटेंट रहेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा में क्या रहेगा, इट इज लिक्विड मीडियम, एक ये मीडिया है जिसमें आपके ब्लड जो रहता है, ब्लड सेल्स जो आपके रहते हैं, वो क्या रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं। उसमें क्या रहेंगे, आपके सस्पेंड रहेंगे। ये 60% वेट कंटेन करता है। उसके बाद ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ये ब्लड सेल्स, इनको हम बोलते हैं हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट बोला जाता है जो कंसंट्रेटेड जो हमको ब्लड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो ब्लड सेल्स जो हमको मिलेंगी, अगर हम प्लाज्मा को हटा देंगे उसमें से, तो हम उसको हम बोलते हैं हेमाटोक्रिट। तो ये 40% रहेगा। तो सेरम इज द पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सेपरेटेड। तो सेरम क्या है आपका, ये एक तरीके से हमारे पास क्या है, प्लाज्मा का ही है, लेकिन प्लाज्मा में से क्या किया जाता है, जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हैं तो वो सेरम बन जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन वेरियस प्रोटीन। और आपका जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स उसमें कंटेन रहते हैं, जैसे अल्बुमिन है, ठीक है, और आपके पास ग्लोबुलिन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट भी कंटेन करता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। एंटीबॉडीज होती हैं, गैसियस पार्ट्स होता है, वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, वेस्ट मटेरियल जो मेटाबोलाइट्स हैं वो भी आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर रहेंगे। अब आएगा इरिथ्रोसाइट की बात। इरिथ्रोसाइट आपको सभी को पता है कि आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। दीज आर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। 45 to 50% पार्ट टोटल बॉडी ब्लड, तो इतना ये कंटेन करता है, 45 से 50 तक। तो इसमें 1 आरबीसी कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो एक आरबीसी रहता है, रेड ब्लड सेल रहता है, वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो हमारे ऑक्सीजन होता है उसके साथ बाइंड करने की क्या करता है, कैपेसिटी रखता है, मतलब 4 मॉलिक्यूल को कैरी करने की क्षमता रखता है।
द रेड पिगमेंट इन ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और ये तो हम सभी को पता है कि जो हमारा ब्लड रेड कलर का शो होता है वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जिसकी जो कंसंट्रेशन रहती है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर इन नॉर्मल कंसंट्रेशन, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन रहती है। अब सबसे पहली बात है कि ब्लड फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो ब्लड फॉर्मेशन होता है आपका बोन मैरो में, ये सभी को पता है। तो बोन में आपका मेनली जो बोन मैरो होता है वहां पर आपका ब्लड प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो होती है। लाइफ स्पान जो होगा, जो समय रहेगा आरबीसीज का, उसका जो टाइमिंग रहती है वो रहती है आपकी 120 डेज, 120 दिन का समय रहता है हमारे आरबीसीज का। देन डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, और उसके बाद वो स्प्लीन में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसीलिए हम स्प्लीन को कई बार क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं ऑफ एरिथ्रोसाइट। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक, जिस तरीके से हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, ग्रेवयार्ड में हम उसको दफन कर देते हैं, उसी तरीके से ये भी एक तरीके से एक ग्रेवयार्ड है जो आपका एरिथ्रोसाइट का, आरबीसीज का। ठीक, तो डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कॉज, अगर आपका हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है तो हम सभी को पता है उसको हम एनीमिया बोलते हैं, उस डिजीज को हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, उस डिजीज या डिसऑर्डर जो भी है उसको हम एनीमिया बोलेंगे। इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन कॉज, अगर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो उसको हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास WBCs। तो WBCs क्या है, एक तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं एंड कंटेन अबाउट 1% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो 1% कंटेन करता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में ही आपका बनता है। सम ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड, और कुछ ल्यूकोसाइट्स आपके थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस होती हैं। अब WBC की बात करते हैं तो इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 12 to 20 डेज रहता है। WBCs प्ले वाइटल रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ये डिफेंस मैकेनिज्म को, मेनली जो इम्यून सिस्टम रहता है उसमें ये मेनली हमारा क्या करता है, काम करता है। तो WBC में क्या क्या हमारे पास रहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, एग्रेनुलोसाइट्स है, एम्पोसाइट्स है, इजिनोफिल्स है, ये सारे कहीं ना कहीं आपके क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम या आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करता है। तो WBC का ध्यान रखना है कि WBC का मेन रोल क्या रहता है, जिस तरीके से ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, लेके आना, तो उसी तरीके से WBC का काम रहता है आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करना। अब बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स आर द सेल्स, ये ऐसी सेल्स होती हैं विदाउट न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड दे प्ले वाइटल रोल फॉर क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग के लिए मेनली क्या करता है, बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है, मींस क्लॉटिंग के लिए। अगर आपका प्लेटलेट्स के प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दीज प्लेटलेट्स अडेयर टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो आपका ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, अडेयर करते हैं ब्लड वेसल्स पे, एंड प्लग रप्चर पार्ट, और जहां पर आपका इंजरी हुई है, जहां पर आपका रप्चर हुआ है टिश्यू, तो वहां पर क्या करने लग जाता है, ये प्लग फॉर्मेशन करता है। तो वहां पर प्लग बनाएगा बाय रिलीजिंग कोआगुलेशन फैक्टर, और रिलीज करेगा कोआगुलेशन फैक्टर का। जैसी प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा तो ब्लड आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स होती है 8 to 11 डेज। ठीक है, तो अब डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट्स, अब हमारे पास हम तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं। ब्लड हमारे तीन चीजें मेनली, तीन पार्ट्स हमारे मेन जो रहते हैं, जिसमें आपका आरबीसीज आ जाएगा, ठीक है, आपका WBCs आ जाएगा, आपका थ्रोम्बोसाइट्स और आपके प्लेटलेट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा हमारा एक तरीके से देखा जाए ब्लड के क्या है, मेन कंटेंट्स। अब बात करेंगे कि डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट्स, तो हम जब हम कोई भी ब्लड, जैसे हमने क्या करा, हम कई बार क्या करते हैं, जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहां पर जो ब्लड हमसे लिया जाता है, उसमें से कई चीजें हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, और किसी भी इंडिविजुअल को जिस चीज की जरूरत होगी हम वो पर्टिकुलर चीज उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्लड भी हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं अगर होल ब्लड उसको चाहिए, या हमको अगर हो सकता है उसमें से प्लेटलेट जरूरत है, या आप हम उसमें से प्लाज्मा की जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी हम उसको दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेपरेशन। तो हमारे पास डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा है। अगर आप बात करेंगे कि ह्यूमन प्लाज्मा को ड्राई फॉर्मेशन कर देंगे, कंसंट्रेटेड ह्यूमन रेड ब्लड कॉप्सूल्स, अगर प्लाज्मा को हटा देंगे और कंसंट्रेटेड रेड ब्लड सेल्स बना देंगे, वो भी यूज हो सकती है। ह्यूमन ब्लड, अगर पूरा ह्यूमन ब्लड ही चाहिए तब भी हम दे सकते हैं। प्लाज्मा की जरूरत है, सिर्फ प्लाज्मा चाहिए, आरबीसीज की जरूरत नहीं है, तो प्लाज्मा दे सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रोटीन सेक्शन है वो हमको चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मीन्स ये क्या है, सारे ब्लड प्रोडक्ट्स ही हैं जो क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को जिसको उसकी जरूरत है। हो सकता है कोई ट्रॉमिक कंडीशन है, हो सकता है कोई शॉक की कंडीशन है, हो सकता है कोई हीमोरेजिक कंडीशन है, तो वहां पर हम इसको दे सकते हैं।
तो अब बात करेंगे ह्यूमन ब्लड का। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन होल ब्लड की, तो ह्यूमन ब्लड इज कलेक्टेड बाय एडिंग एंटीकोआगुलेंट कलेक्शन। अब हम क्या करते हैं भाई, जब हमारे पास क्या रहेगा, ह्यूमन ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करने से पहले उसमें हम एंटीकोआगुलेंट यूज करते हैं, क्योंकि जिससे कि वो क्या हो, कोआगुलेशन ना हो, उसका वो जमे नहीं, क्लॉट ना बने अंदर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा कलेक्शन। तो कलेक्शन रहेगा, किसी भी हो सकता है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग से हम क्या कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर लेंगे। जो भी इंडिविजुअल होगा जो क्या करना चाहेगा, ब्लड डोनेट करना चाहेगा, उससे हम उसको कलेक्ट करेंगे। अब ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम मीडियन क्यूबाइटल वेन। अब जो हमारा ब्लड का जो कलेक्शन रहेगा, हमारा किस वेन से रहेगा, वो मीडियन क्यूबाइटल वेन से हमारा क्या रहता है, ब्लड को कलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, कलेक्शन करने के बाद उस पर्टिकुलर ब्लड को एक ऐसे बैग में उसको हमको कंटेन करना पड़ेगा, जिसमें क्या रहेगा, जो स्टेराइल रहेगा, और जिसमें पहले से एंटीकोआगुलेंट हमारे पास मिक्स है। तो अबाउट 420 ml ब्लड हम क्या कर सकते हैं, लेते हैं, और उसको स्टेराइल कंटेनर में रख लेंगे। फिर उसको इमीडिएटली 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है भाई, स्टोरेज किया जाता है। 21 डेज के लिए हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं 4 to 6 डिग्री सेल्सियस। फिर उसमें एंटीकोगुलेंट सिट्रेट्स, हेपारिन, डाइसोडियम एडेंटेट आर एडेड। और जो आपके एंटीकोगुलेंट, अगर कई बार क्या होता है, हमारे बैग में एंटीकोगुलेंट नहीं रहते, तो अगर नहीं है तो हम एंटीकोगुलेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कई कंडीशंस ऐसी भी होती है, हमको एक्स्ट्रा बाहर से एंटीकोगुलेंट हमको उसमें ऐड करने पड़ जाते हैं। तो सिट्रेट, हेपारिन, डाइसोडियम, ये सारे एंटीकोगुलेंट हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 सैंपल्स फॉर टेस्टिंग। अब इसमें से ही अगर हमको, देखो ब्लड तो हमने ले लिया है, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो ब्लड जो है हम जिसको दे रहे हैं वो सेफ है। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज, पहले तो वैसे हम, पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम टेस्टिंग तो रहती है, हम हेल्दी इंडिविजुअल को लेते हैं, लेकिन फिर भी एक उसको, चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, चीजों की टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे हम RH फैक्टर की टेस्टिंग कर लेंगे, कंपेटेबिलिटी की टेस्टिंग कर लेंगे कि वो ब्लड उसके साथ इस पर्टिकुलर जिसको दे रहे हैं वो कंपेटेबल है या नहीं। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो ये चीजें टेस्टिंग हो गई, तो उसके बाद हम उस पेशेंट को उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिस पेशेंट को हेमोरेजिक कंडीशन हो सकता है, किसी ब्लड इंजरी हो चुकी है, आपका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। या आपका ट्रॉमा कोई कंडीशन, या आपका शॉक हो चुका है, कोई इंजरी ऐसी आ गई है जिसमें ब्लड बहुत ज्यादा, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम ब्लड प्रोडक्ट से आपका आपका जो ब्लड है, वो हम पर्टिकुलर, अगर होल ब्लड है तो हम किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, किस तरीके से स्टोरेज करते हैं, ये उसका पूरा क्या रहता है, क्राइटेरिया रहता है। तो अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फ्रेंड्स, उसमें हम और जो ब्लड प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से उनको कलेक्ट किया जाता है, और क्या उनकी स्टोरेज कंडीशन होती है, और कैसे उसका यूज होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अदर ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।